नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बिहार नतीजे आने के बाद और बिहार में कांग्रेस की बुरी हार होने के बाद सब कांग्रेस को ज्ञान तो दे ही रहे हैं और कांग्रेस के अंदर भी इस वक्त एक बहुत मेजर तरीके से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि अब पार्टी को असम और केरल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दोनों जगह कांग्रेस सीधी लड़ाई में है। एक जगह लेफ्ट के साथ सीधी लड़ाई पे और जहाँ तीसरी फोर्स बन के बीजेपी उभर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक असम है जहाँ मुकाबला ही सीधा बीजेपी से है। और जब जब बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ है पिछले 12 सालों में, कांग्रेस को अक्सर मात मिली है, कुछ एक आध जगह को छोड़कर। जैसे हिमाचल और कर्नाटक को अगर आप छोड़ दें, तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला था। लेकिन इन दो चुनावों के बीच में हम शायद भूल रहे हैं कि एक और चुनाव है, और वो चुनाव अगर देश की राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों चुनाव से ज़्यादा बड़ा चुनाव है, और वो चुनाव है पश्चिम बंगाल का। ऊपरी तौर पर आपको दिख रहा होगा कि मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में है, और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के किले को भेदना इस बार भी बीजेपी के लिए आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों में खेल हुआ है, अनप्रेसिडेंट यानी अभूतपूर्व जीतें बीजेपी को या एनडीए को मिली है, उसको देख के अब लोगों को आशंका है कि शायद हो सकता है बंगाल का किला भी भेद ले बीजेपी, और ममता का जो राज इतने सालों से चला आ रहा है उसका भी अंत हो जाए। लेकिन इस बीच में कहीं कोई बंगाल में लेफ्ट तो छोड़िए, कांग्रेस की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि सब ये मान के चल रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो वहाँ चौथे नंबर की पार्टी है, कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं है। 2-3 विधायक अगर जीत भी गए, 2-4 विधायक, तो वो खुशकिस्मती होगी कांग्रेस की अगर जीत गए। लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी अगर उसको दूसरे पहलू से देखें तो वहाँ पर कांग्रेस एक बहुत बड़े रोल में आपको दिख सकती है। याद है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 1-2 दिन पहले, जहां मैंने कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी नहीं है। अगर प्रैक्टिकली देखें, कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने कांग्रेस की ज़मीन पर अपने आप को खड़ा किया है, अपने महल सजाए हैं। उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट किए, पॉजिटिव कमेंट किए। उसके बाद बहुत से कांग्रेस के लोगों से मेरी बात भी हुई, उनके फ़ोन आए, खुद कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के भी फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि बात जो मैंने कही वो बात सही है। कांग्रेस को बीजेपी के साथ 29 में अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो उससे पहले ज़रूरी है कि सो कॉल्ड साथी, वो साथी जिन्होंने आप ही का उधार लेकर आप ही के सामने मकान खड़ा कर दिया है, उनसे निपटना ज़रूरी है। पहले अपनी ज़मीन खाली कराइए, फिर सामने दुश्मन से लोहा लीजिए। तो उसमें मैंने जिन 4-5 पार्टियों के नाम लिए थे, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल थी। और अगर आप इंडिया गठबंधन की बात देखें, इंडिया गठबंधन को अगर आप ध्यान से देखें, तो जितनी इंडिया गठबंधन में पार्टियां थी या हैं, उसमें कांग्रेस को विद इन गठबंधन सबसे ज़्यादा अपोज करने वाली जो 2 पार्टियां थी, वो थी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस हमेशा कांग्रेस की लीडरशिप से छीनकर अपने हाथ में इंडिया गठबंधन की लीडरशिप लेना चाहती है, और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की लीडरशिप में कहीं दिखना नहीं चाहते। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इस फॉर्मूले पर अब चलेगी कि पहले ऐसे ही लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए जो लोग उसके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, दोस्त बनकर खंजर घोंपते हैं। पहला सबक वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सिखा चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हल्के में लिया, उसका खामियाजा भुगता, और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि कांग्रेस के हाथ भी कुछ मेजर चीज़ नहीं लगी, लेकिन फिर भी कई बार होती ना ईगो सेटिस्फेक्शन, वो दिल्ली में कांग्रेस की ईगो सेटिस्फेक्शन ज़रूर हुई। अब बारी पश्चिम बंगाल की है क्या? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कभी भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को उस लायक पे नहीं समझा जितना आम आदमी पार्टी दिल्ली में समझती थी। याद है लोकसभा चुनाव के दौरान
ममता बनर्जी थी, जो थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस की 40 सीट भी नहीं आएगी, याद है ना। वही ममता बनर्जी अगर लोकसभा चुनाव में ये बयान दे सकती है तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वो क्यों गिनती मिलेगी। लेकिन तब कहा जाता है कि जब लोकसभा चुनाव थे, कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया था ममता बनर्जी की तरफ, तो ममता बनर्जी ने मना किया था और राहुल गांधी ने तब ममता बनर्जी को कहा था कि वी कैन हार्म यू, मतलब हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब ममता बनर्जी ने, सुना है, बहुत गर्व के साथ या यूं कहे बहुत घमंड के साथ कहा था कि हम देख लेंगे। और नतीजा हुआ, जब चुनाव के नतीजे आए तो कुछ जगह दिखा कि कांग्रेस ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया। उदाहरण के लिए ये कुछ लोकसभा सीटों का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, ये पुरुलिया के नतीजे हैं। बीजेपी के ज्योतिर्मय सिंह महातो वहाँ जीते, उन्हें वोट मिले थे 5,78,479, यानी 40.34%। तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, उनके उम्मीदवार को 5,61,410 वोट मिले थे, उससे बिल्कुल थोड़े से कम। लेकिन तीसरे नंबर पे देखिए कौन थे। तीसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1,29,157 वोट, और ये सीट बीजेपी ने तृणमूल से जीती। तृणमूल से मतलब तृणमूल को नहीं गई, बीजेपी ने अपने हाथ में रखी। अगर यहाँ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन होता तो क्या ये इतने छोटे मार्जिन से बीजेपी जीत सकती थी? पहला। दूसरा, मालदा दक्षिण, यहाँ कांग्रेस जीती, कांग्रेस के 5,72,394 वोट आए। दूसरे नंबर पे बीजेपी रही, जो 4,44,027 वोट जिसको मिले। तीसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस रही। अगर यहाँ भी गठबंधन होता तो ये फासला कहीं से कहीं होता। तीसरी सीट मालदा उत्तर, कौन जीता? बीजेपी। कितने वोट मिले? 5,27,023। तृणमूल कांग्रेस को दूसरे नंबर पर रही, कितने वोट मिले? 4,49,315 वोट, यानी तकरीबन आप मान के चलो 80,000 के आसपास, 80-82,000 का डिफरेंस रहा। तीसरे नंबर पर कांग्रेस कैंडिडेट को कितने मिलते हैं? 3,84,764। अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस साथ होते तो 3,84,000 जो कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले थे, अगर इसमें से 1,00,000 वोट भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाता तो कौन जीतता? ये एक सबक। एक और सीट रायगंज, ये भी बीजेपी ने जीती, 5,60,897 वोट। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस, 4,92,700 वोट। तीसरे नंबर पर कांग्रेस, 2,63,273 वोट। यानी जितना बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जीत का फासला था, उससे ज़्यादा कांग्रेस, उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिले। तो ये कुछ सीटें हैं, 3-4 सीटें जो आपके सामने मैंने रखा कि ये अपने आप में उदाहरण है उस चीज़ का जिसका इशारा राहुल गांधी ने कर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने घमंड में कह दिया था कि हम देख लेंगे, तो फिर कांग्रेस ने अपना दिखाया। अब इनको देखते हुए अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कांग्रेस इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में फिर से खेल कर दे। हो सकता है लेफ्ट के साथ भी ना जाए, कांग्रेस अकेली उतरे। और ये पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि कांग्रेस के हाथ कुछ खास नहीं लगेगा या कोई बहुत बड़ा कांग्रेस उलटफेर नहीं करने वाली है। थोड़ा बहुत अगर वोट परसेंटेज बढ़ा ले और थोड़ी बहुत सीट ले ले तो वही, उसी में कांग्रेस खुश रहेगी। लेकिन इस सब के चक्कर में ममता बनर्जी निपट सकती है। ममता बनर्जी का खेल खराब हो सकता है। उसके पीछे एक आंकड़ा भी है। आंकड़ा ये है कि अगर आप पश्चिम बंगाल के अब 2011 के सेंसस के हिसाब से देखो तो वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन में, मुस्लिम पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, 27.01% थी 2011 में, जिसे अब कहा जा रहा है कि कम से कम मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ 37 से 38% हो गई है। और 37 से 38% मुस्लिम आबादी सारी की सारी ममता बनर्जी के पीछे बिल्कुल एकजुट खड़ी है। वहाँ बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी को अपना मसीहा मानता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है
वो तो पूरा वोट ममता के साथ जाएगा, और ना वहाँ कांग्रेस चाहे भी तो भी मुस्लिम वोट अपनी तरफ नहीं खींच सकती, क्योंकि ममता ने किया भी है उनके लिए। लेकिन कांग्रेस की नज़र कहाँ पर है? कांग्रेस की नज़र ये देखिए, मुस्लिम वोट तृणमूल के साथ, ओबीसी और जनरल कास्ट का जो 25% 16% ये भी बढ़ गया होगा, इस वोट में बीजेपी और तृणमूल के बीच में फाइट है। बीजेपी मोस्टली, जनरल कास्ट का तो ज़्यादा वोट बीजेपी को जाता है। कांग्रेस के लिए अगर कहीं स्कोप है तो वो बीच में है, जो वो दलित और ट्राइबल वोट है। दोनों मिला के तकरीबन 29% होता है। अब इस दलित में एक बहुत बड़ा जो धड़ा है वो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ गया, खास करके हिंदुओं में, वो जो बांग्लादेश से आए शरणार्थी हिंदू या जो पहले आए हुए वो जो बसे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार जो है वो उसको, इस कम्युनिटी को लगता है, दलित कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को, कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को जो है वो ज़्यादा तवज्जो देती है, इसलिए ये वोट बीजेपी की तरफ गया। लेकिन बाय नेचर दलित वोट और ट्राइबल वोट बीजेपी का नहीं है। कांग्रेस इसी जगह पर, इसी तबके में कुछ डेंट डालना चाहती है, कुछ खेल करना चाहती है, क्योंकि इसमें जो दलित और ट्राइबल्स हैं, ये ममता बनर्जी का भी बहुत बड़ा एक वो है, वोट बैंक है। मुस्लिम के साथ जब ये मिलता है और कुछ ओबीसी मिलता है, तब ममता बनर्जी जीत हासिल करती है, वरना ओबीसी और अपर कास्ट ये बीजेपी का कोर वहाँ पर वोट है। लेकिन जो ममता से नाराज़ दलित है वो बीजेपी को गया। अब अगर कांग्रेस इसमें से कुछ थोड़ा बहुत खेल करने में कामयाब होती है, खास करके दलित और ट्राइबल में, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति भी यही रही है, तो नुकसान हो सकता है ममता बनर्जी को। ये फिलर ममता बनर्जी को दिए जा चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी की दिक्कत ये है कि ममता बनर्जी बंगाल में तो चाहती हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे, बंगाल में तो चाहती है कि हर अपोजिशन पार्टी उनका साथ दे, उनके लिए खड़ी हो, उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाए। लेकिन जैसे ही बंगाल से बाहर की बात आती है, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ, खास करके बीजेपी के खिलाफ खड़े होने से हिचकिचाती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और यही ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा कांग्रेस को है। ममता जी पहले ये तय करें कि उनको करना क्या है। जब उनको लड़ना है तो फिर लड़ने के लिए नेतृत्व यहां पर देखें कि राहुल जी के अलावा पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो राहुल जी के अलावा जिसको पूरा देश एक्सेप्ट करता हो। के लोग बाखूबी जानते हैं। बंगाल में एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी, दोनों मिली भगत सियासत करते हैं, चुनाव करते हैं। इसलिए ममता बनर्जी कभी बीजेपी के खिलाफ सच मायनों में मतलब उनकी खिलाफ लड़ने की बात तो करेगी, लेकिन बाकी सारे चीजों पे वो रोड़ा डालेगी। ये मेरा अनुभव है, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर सकता। ये मेरा अनुभव यही है कि बीजेपी के खिलाफ वो चिल्लाएगी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, और ऐसा कोई हरकत नहीं करेगी जिसके चलते बीजेपी को कोई हानि हो। वो चाहती है कि अगर देश में कोई ना रहे तो पहला नंबर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। क्यों? जिस दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, वो खुद को ये देश की विरोधी नेत्री की हैसियत से सामने उभर कर आने के मौका मिलेगी। यही मकसद को लेकर, यही लक्ष्य लेकर ये इमरान मसूद और अधीर रंजन चौधरी दोनों ठीक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस वक्त एसआईआर जो वहाँ हो रही है उसके खिलाफ सड़क पर उतरी हुई है। ममता बनर्जी पुरजोर विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में इसका पुरजोर विरोध करती है जब राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं। जब राहुल गांधी एसआईआर को लेकर पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन की बात करते हैं तो ममता बनर्जी खामोश हो जाती है। बिहार में एसआईआर को लेकर कितना बवाल विपक्ष ने काटा, ममता बनर्जी खामोश रही। महाराष्ट्र में कितनी गड़बड़ियां पकड़ी गई, ममता बनर्जी खामोश है।
अपना कर्नाटक में राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, हरियाणा में के बारे में कर ली, ममता बनर्जी खामोश है। लेकिन जब बात बंगाल की आती है तो ममता बनर्जी को एसआईआर से दिक्कत है। तो ऐसे में सिर्फ अपना अपना सोचेगी ममता बनर्जी और ये भी चाहेगी कि कांग्रेस इसमें उसका साथ दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए अब जो एक उस दिन मैंने कहा था कांग्रेस को धीरे धीरे एकला चलो की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है जो सोर्स बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ये काफ़ी हद तक क्लियरिटी हो गई है कि बंगाल में चाहे खेल छोटा ही कर पाए हम, लेकिन ताकत अपनी दिखाएंगे और हो सकता है कि दिल्ली वाला खेल पश्चिम बंगाल में भी हो जाए। इसलिए ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इसलिए अब ममता बनर्जी हो या ना हो, कांग्रेस तो आगे बढ़ेगी। अगर तो लेफ्ट या फिर ममता बनर्जी किसी के साथ कांग्रेस की कुछ सही गठजोड़ बैठता है तो ठीक है, वरना कांग्रेस अपने दम पर जो भी जितना भी चाहे चौथे नंबर पे ही रहे, लेकिन जो करेगी अपने दम पर करेगी, अपने लिए करेगी और अपने हिसाब से करेगी। अगर ममता को कांग्रेस का साथ चाहिए तो ममता को फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पर भी कांग्रेस का साथ देना होगा। ये कांग्रेस की पहली शर्त है। कांग्रेस कोई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मांग रही है, लेकिन इतना ज़रूर कह रही है कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर खास करके राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आपको हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलानी होगी। ये कांग्रेस की पहली शर्त है। अब देखते हैं कि ममता बनर्जी इस शर्त को मानती है या फिर वही लोकसभा चुनाव वाला गुरूर घमंड अभी भी उनमें कायम है। पिछले चुनाव में वैसे दरअसल एक चीज़ बताऊं, बंगाल में जो बंगाली प्राइड है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बंगाल के कुछ मेरे जानकार कहते हैं कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने काफ़ी खेल कर दिया था, लेकिन वो 2 चीज़ों से वहाँ पर ममता बनर्जी बाजी मारने में कामयाब हो गई। एक, बीजेपी के पास कोई चेहरा ना होना और मुस्लिम वोट का ममता बनर्जी के साथ बिल्कुल टाइट खड़े रहना, और दूसरा जो सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने करी वो खुद प्रधानमंत्री ने करी। अगर प्रधानमंत्री ने वो दीदी ओ दीदी वाला बयान नहीं दिया होता तो शायद खेल कुछ और होता। उस एक बयान ने बंगाली प्राइड को जगा दिया। वो भी एक महिला का मजाक अगर आप उड़ाओगे तो फिर बंगाल के लोग बंगाली प्राइड को नहीं छोड़ते। वो भी तब जब ममता बनर्जी बंगाल में ये मैसेज देने में कामयाब हो रही है पश्चिम बंगाल में कि वो आखिरी बंगाली लीडर है, बड़ी लीडर। इसके बाद अगर वो गई, बीजेपी आ गई, तो बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी बंगाल पहचान है और बंगाल जिसके नाम से जाना जाए। ज्योति बसु के बाद अगर कोई हुआ है तो ममता बनर्जी है, इसके बाद नहीं होगा। ये ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के दिलों में काफ़ी हद तक उतारने में कामयाब हो चुकी हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ने इस बार भी या बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा बयान दिया गया जो ममता बनर्जी कैश ऑन करने में कामयाब हो जाए तो फिर इस बार भी बीजेपी का सपना ही रह जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानने के बेहद उत्सुक हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।